Hello students, this is Professor Mukesh Jindal from Graphite Chemistry Classes, Ajit Road, Bathinda. My contact is 9463625680. तो बेटा हमने जो लास्ट टॉपिक किया था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में से वो था एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस के बारे में मैंने बताया था कि इसकी 4 टाइप्स होती हैं, कोवलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, आयोनिक रेडियस और वैन डर वाल रेडियस। हमने कोवलेंट रेडियस को तो एक्सप्लेन कर लिया। जो कोवलेंट रेडियस है वो 2 टाइप का होता है बेटा, एक होमोन्यूक्लियर और एक हेट्रोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर में क्या था कि दोनों एटम सेम होते हैं, जैसे एच एच, ओ ओ, एन एन, ठीक है। उनके बीच की जो न्यूक्लियस के सेंटर की जो डिस्टेंस है उसका हाफ कर दो तो वो उसका कोवलेंट रेडियस आ जाएगा। और हेट्रोन्यूक्लियस के केस में क्या होता है, दोनों डिफरेंट होते हैं, जैसे एक बड़ा हो गया एक छोटा हो गया ना, तो इनके बीच की दो न्यूक्लियस के बीच की डिफरेंस ले लो, ठीक है, और उसका हाफ ले लो, ठीक है, तो वो उसका आ जाएगा मतलब एटॉमिक रेडियस आ जाएगा उसका, ठीक है, कोवलेंट रेडियस आ जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट जो करने जा रहे हैं बेटा वो है ये वाला, दिस इज नोन एज मेटालिक रेडियस, ठीक है। ये मेटालिक रेडियस क्या होता है, देखो ध्यान से। मेटालिक, सबसे पहले मेटल क्या होती है, ठीक है। मेटल पहले देखो, इट इज डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेपरेटिंग 2 एडजेसेंट मेटल एटम्स इन अ मेटालिक लैटिस, ठीक है। इसको ध्यान से समझो, ये क्या कह रहा है। देखो ये सपोज करो, ये हमारा एक आयरन का एक पीस है, ये एक आयरन का पीस है, आयरन की शीट है ये जैसे, ठीक है। देखो आपको सभी को पता है आयरन की शीट में आयरन के एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ऐसे करके प्रेजेंट होते हैं। ये सारे आयरन के एटम ऐसे ऐसे एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं आयरन की शीट में, ठीक है। मैंने इनमें से कोई 2 ले लिए, ये देखो, ये मैंने कोई 2 ले लिए एटम्स आयरन के, ये भी आयरन का है, ये भी आयरन का है, ठीक है। तो समझ आ गई बात, क्योंकि ये इसको मेटालिक रेडियस क्यों बोला गया बेटा। मेटालिक रेडियस में क्या होता है कि हमने मेटल के एटम लेने होते हैं। मेटल्स कौन सी होती है, जैसे कॉपर हो गई, ठीक है, आयरन हो गई, सिल्वर हो गई, गोल्ड हो गई, सारी मेटल्स में आती हैं। तो इनका रेडियस हमने निकालना। तो मेटल में मैं आपको बता दूं, मेटल और कोवलेंट रेडियस में क्या फर्क है, मेटालिक और कोवलेंट रेडियस में क्या फर्क है। देखो मेटालिक रेडियस में आप क्या नोट कर रहे हो, यहाँ पे देखो, ये इसका जो एक पार्ट है यहाँ पे, ये दोनों के पार्ट यहाँ पे टच कर रहे हैं, मतलब ये एक दूसरे के ओवरलैप नहीं हो रहे। ओवरलैपिंग का मतलब होता है जैसे ये वाला, देखो ध्यान से पीछे, सॉरी, ओवरलैपिंग का मतलब होता है बेटा ये वाला, देखो ये आप देख रहे थे यहाँ पे एक दूसरे के अंदर मर्ज हो रहे हैं, ये बीच में एंटर हो रहे थे, ठीक है, ये मर्ज हो रहे हैं एक दूसरे में, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग, ठीक है। ये तो कोवलेंट रेडियस में था। तो या मेटालिक रेडियस में क्या होता है बेटा, जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करते, जस्ट टच करते हैं एक दूसरे को, जैसे ये देखो। तो यहाँ से इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस की डिस्टेंस ले लो और उसका हाफ कर दो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, मेटालिक रेडियस कहलाएगा, ठीक है। देखो इट इज डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेपरेटिंग 2 एडजेसेंट मेटल एटम्स इन अ मेटालिक लैटिस, ठीक है। जब मेटालिक लैटिस होता है, जैसे ये मेटल का लैटिस है, तो उसमें जैसे 2 एटम्स है एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है, बट ये ओवरलैप नहीं कर रहे, बस इसका यही फंडा होता है, यही फर्क होता है, ठीक है। तो अगर बेटा मैं आपसे पूछूं कि सपोज करो ये भी ए है, सपोज ये भी ए है, ये भी ए है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसका आर एम निकालूंगा, मेटालिक रेडियस होता है आर एम, मेटालिक रेडियस, तो ये कैसे आएगा, डी ए डिवाइड बाई 2 आएगा, ऐसे ही आएगा जैसे उसका आया था। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि मेटालिक रेडियस बड़ा होगा या कोवलेंट रेडियस बड़ा होगा, देखो आप बताओ। देखो मेटालिक रेडियस बड़ा होता है कि कोवलेंट रेडियस बड़ा होता है बेटा, आपको जज करना है। देखो अब सिंपल सी बात है कि जो कोवलेंट रेडियस है उसमें तो देखो ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग, अगर ओवरलैपिंग हो रही है तो ये वाला न्यूक्लियस और ये वाला न्यूक्लियस दोनों एक दूसरे के पास आ गए, ठीक है। तो दोनों के न्यूक्लियस एक दूसरे के पास आ गए और उसका हाफ ले लेंगे तो उसका कोवलेंट रेडियस निकलेगा। बट यहाँ पे देखो, अगर इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस दोनों एक दूसरे से दूर है एज कंपेयर टू दिस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो ओवरलैपिंग हो रही थी, यहाँ पे तो कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही, ठीक है। तो इसलिए जो ये वाला रेडियस होगा, मेटालिक रेडियस होगा, वो इस रेडियस से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। किस रेडियस से, कोवलेंट रेडियस से बड़ा होगा। समझ आ गई बात। नेक्स्ट आ गया बेटा वैन डर वाल रेडियस। वैन डर वाल रेडियस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो वैन डर वाल रेडियस क्या होता है, देखो द सम ऑफ द वैन डर वाल्स रेडियाई ऑफ 2 एटम्स इज द इन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between 2 immediately adjacent atoms in a structure of the solid compound in which they are not bonded to each other। देखो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं वैन डर वाल रेडियस होता क्या है, ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वैन डर वाल फोर्सेस कौन सी होती हैं बेटा जो वैन डर वाल फोर्सेस होती हैं वो होती हैं, देखो जैसे सपोज करो ये कोई 2 एटम्स हैं, ठीक है, ये 2 एटम्स हैं, यहाँ पे देखो इन दोनों में इसका ये न्यूक्लियस है, इसका ये न्यूक्लियस है बेटा, इन दोनों ने कोवलेंट बॉन्ड बना रखा है, ठीक है, इन दोनों ने कोवलेंट बॉन्ड बना रखा है। जो इनके बीच का रेडियस होगा वो कौन सा रेडियस कहलाएगा, कोवलेंट रेडियस कहलाएगा, ये तो आपको पता ही है,
ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी देखो दो एटम्स है, इन्होंने भी अपना कोई कोवलेंट बॉन्ड बना रखा है, तो इनके बीच में भी कोवलेंट रेडियस ही निकलता है, ये भी आपको पता ही है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब मैं वैन डर वाल रेडियस की बात कर रहा हूँ। वैन डर वाल रेडियस क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ वैन डर वाल फोर्सेज कौन सी होती हैं। बेटा जो वैन डर वाल फोर्सेज होती है ना, वो सबसे वीक फोर्सेज में काउंट होती हैं। वैन डर वाल फोर्सेज जो होती हैं सबसे वीक फोर्सेज होती हैं, ठीक है। ये हर एक चीज़ में प्रेजेंट होती हैं। जैसे सपोज करो कोई दो पर्सन एक दूसरे के साथ भी बैठे हैं ना, तो भी उनके बीच में जो है ये फोर्सेज एग्जिस्ट कर रही होती हैं। कोई दो चीज़ें एक दूसरे के साथ रखी हुई हैं तो भी ये फोर्सेज एग्जिस्ट कर रही होती हैं। ये बहुत वीक फोर्सेज होती हैं, ठीक है, जो इजीली ब्रेकअप हो जाती हैं। दैट्स वाई दीज आर नोन एज वैन डर वाल फोर्सेज, ठीक है। तो अब देखो ये कोई जो है एक कंपाउंड है, जैसे H2 है, ये कोई दूसरा H2 है बेटा, ठीक है। अब देखो ये दूर घूम रहा है, ये अपनी तरफ से कहीं और घूम रहा है। अब देखो इनके बीच में फिर भी कोई ना कोई जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है एग्जिस्ट कर रही होगी। मैंने आपको क्या बोला था कि जो वैन डर वाल फोर्सेज है वो हर एक चीज़ में प्रेजेंट होती हैं, तो इनके बीच में भी जो है वैन डर वाल फोर्सेज एग्जिस्ट कर रही हैं बेटा, ठीक है। जो इनके बीच में जो वैन डर वाल फोर्सेज एग्जिस्ट कर रही है, तो इसके न्यूक्लियस से लेके इसके न्यूक्लियस तक, ठीक है, जो तो इसकी डिस्टेंस ले ली, उसका हाफ कर दो, ठीक है। वो क्या होगा, वैन डर वाल रेडियस। वो क्या होगा, वैन डर वाल रेडियस। वैन डर वाल रेडियस की खास बात ये होती है बेटा कि इसमें जो नियरेस्ट नेबरिंग होते हैं, नियरेस्ट नेबरिंग का मतलब जैसे ये वाला इसके नियरेस्ट है, ठीक है। तो नियरेस्ट नेबरिंग जो होते हैं उनके न्यूक्लियस की डिस्टेंस लेके उसका हाफ करते होते हैं, ठीक है। जैसे इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस लेना है, ना कि इसका और इसका लेना, क्योंकि ये तो दूर हो गए ना, तो नियरेस्ट नेबरिंग ये हो गई, ठीक है। तो उसकी डिस्टेंस लेके उसका हाफ करना होता है, तो ये वैन डर वाल रेडियस होता है। देखो द सम ऑफ द वैन डर वाल रेडियस ऑफ टू एटम इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनके बीच में ये देखो बिटवीन टू इमीडिएटली एडजेसेंट एटम, तो इमीडिएटली एडजेसेंट यही दोनों है, ठीक है, इन द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉलिड कंपाउंड इन विच दे आर नॉट बॉन्डेड टू ईच अदर, ठीक है। तो ये होगा इसका। तो बेटा अगर मैं आपसे बात पूछूं कि इन तीनों में से सबसे बड़े कौन हो गए, देखो इन तीनों में से सबसे बड़े हो गए, देखो वैन डर वाल रेडियस सबसे बड़े हो गए, RVDW है ये वैन डर वाल रेडियस, ठीक है, ये सबसे बड़े होते हैं। सेकंड नंबर पे आते हैं देखो मेटालिक रेडियस, और सबसे छोटे होते हैं वो कौन से होते हैं बेटा, कोवलेंट रेडियस होते हैं, ठीक है। आपको पता चल गया कोवलेंट छोटे क्यों होते हैं, क्योंकि इनके बीच में ओवरलैपिंग होती थी। ये उससे बड़े क्यों थे, क्योंकि इनके बीच में ओवरलैपिंग नहीं होती थी, बट बॉन्ड तो बना रहता था। अब ये सबसे बड़े क्यों होते हैं, क्योंकि ये तो बहुत दूरी पे जब प्रेजेंट होते हैं तब होते हैं, तो इनकी डिस्टेंस जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो दैट्स वाई जो वैन डर वाल रेडियस है वो सबसे बड़े होते हैं, फिर उसके बाद मेटालिक, उसके बाद कोवलेंट। ये आपको समझ आ गया। चलिए अब हम चलते हैं आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके ऊपर मैं आपको कंसंट्रेट करवाऊंगा अभी, कि जो ये वाला कॉन्सेप्ट है वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज, ठीक है। वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज का मतलब है कि जो किसी भी एटम का जो साइज़ है, ठीक है बेटा, जो किसी भी एटम का साइज़ है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जितना उसका रेडियस बड़ा होगा उतना बड़ा साइज़ होगा, जितना उसका रेडियस छोटा होगा उसका उतना साइज़ क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो साइज़ है किसी भी एटम का, ठीक है, या कंपाउंड का, वो कितना बड़ा होता है कितना छोटा होता है जब हम पीरियड में जाते हैं या ग्रुप में जाते हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो एटॉमिक साइज डिक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो एटॉमिक साइज होता है किसी का भी एटम का जो साइज होता है वो पीरियड में क्या करता है बेटा, डिक्रीज करता है। जो एटॉमिक साइज होता है वो पीरियड में डिक्रीज करता है। उसका रीजन क्या होता है डिक्रीज करने का, क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड, क्योंकि जब हम पीरियड में जाते हैं बेटा तो जेड इफेक्टिव जो होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। दैट्स वाई जेड इफेक्टिव क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, कि दैट्स वाई जो है साइज जो होता है वो छोटा होना शुरू हो जाता है। अब आप सोचोगे बेटा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि वेरिएशन इन एटॉमिक साइज दिखा रखा है। जैसे ये पीरियड है, देखो लिथियम से बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। देखो अगर मैं आपको ग्राफ के थ्रू समझाऊँ या पीरियोडिक टेबल के थ्रू समझाऊँ, ये देखो ये पीरियड है। देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। जब हम पीरियड में जाते हैं बेटा तो एटम का साइज जो होता है वो छोटा होता जाता है। क्यों छोटा होता जाता है, क्योंकि जब आप पीरियड में जाओगे ना, तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे आप लिथियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियर चार्ज निकालो, जेड इफेक्टिव निकालो, बेरिलियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन का जेड इफेक्टिव निकालो, ठीक है, बोरोन के लास्ट इलेक्ट्रॉन का जेड इफेक्टिव निकालो, कार्बन का निकालो जेड इफेक्टिव। तो जैसे ही आप जेड इफेक्टिव निकालते जाओगे ना बेटा, ठीक है, तो वो जेड इफेक्टिव की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। तो जैसे जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ेगी तो मतलब इसका मतलब ये है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो ज़्यादा पड़ रही है, क्योंकि जेड इफेक्टिव का मतलब क्या था कि न्यूक्लियर चार्ज लास्ट इलेक्ट्रॉन को कितना खींच रहा है अपनी तरफ, ठीक है।
तो जितना न्यूक्लियस खींचेगा लास्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, उतनी जो अट्रैक्शन ज़्यादा होगी और एटम का साइज जो होगा वो छोटा होगा। क्योंकि जो एटम का साइज होता है ना बेटा, वो कोई ऐसे तो होता नहीं है कि एक बाउंड्री बनी होती है, जो कुछ भी ऐसा नहीं होता। जो एटम का जो साइज होता है वो इलेक्ट्रॉन डिसाइड करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितनी दूर है या इलेक्ट्रॉन कितनी नज़दीक है। बेटा जितना इलेक्ट्रॉन नज़दीक होंगे उतना एटम का साइज छोटा होता जाएगा, जितने दूर होंगे उतना बड़ा होता जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा रखा है, देखो लिथियम का साइज होता है 152 पिकोमीटर, 152 पिकोमीटर, ठीक है। और बेरिलियम का साइज होता है देखो 111 पिकोमीटर, ये छोटा हो गया ऐसे साइज, ठीक है। फिर बोरोन का जो साइज है वो होता है 88 पिकोमीटर, उससे छोटा हो गया 77 कार्बन का, फिर नाइट्रोजन का 74, फिर ऑक्सीजन का 66 और फिर फ्लोरीन का 64। तो ये ट्रेंड है इसके साइज का। तो जैसे ही आप पीरियड में जाते हो बेटा तो आप जो एटम का साइज है वो छोटा होता है। तो इसी तरह से आपको सोडियम का दिखा रखा है, देखो सोडियम से मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो जैसे आप इधर जा रहे हो तो देखो इसका साइज था 186 पिकोमीटर, इसका 160, 143, 117, 110, 104 और 99। तो ऐसे साइज छोटा हो रहा है। तो आपको पता चल गया कि एटम का साइज छोटा क्यों होता है पीरियड में, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। वो इंक्रीज होने के कारण जो है इसका साइज छोटा होता जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर ग्रुप्स की बात करें बेटा, ग्रुप्स में जैसे लिथियम से सोडियम में मैं जाता हूँ तो यहाँ पे ग्रुप्स में साइज जो है बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि जब हम ग्रुप में जाते हैं ना बेटा, तो जो शेल्स हैं वो बढ़ते हैं। जब हम ग्रुप में जाते हैं तो क्या बढ़ते हैं बेटा? शेल्स बढ़ते हैं। शेल्स कैसे बढ़ते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। शेल्स कैसे बढ़ते हैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसका 1s1 थी कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद लिथियम आता है ग्रुप में, हलीना की रबसेफरियात, ठीक है। तो इसमें आ गया 1s2, 2s1। और जैसे मैं सोडियम की तरफ गया तो इसका 11 होता है, तो इसका आ गया 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1, ठीक है। तो जैसे ही आप ग्रुप में जा रहे हो बेटा तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट शेल है, देखो दिस इज़ 1। लिथियम की तरफ गए तो सेकंड शेल आ गया, सोडियम की तरफ गए तो थर्ड शेल आ गया। तो जैसे आप ग्रुप में नीचे जा रहे हो तो जो आपके नंबर ऑफ शेल्स है वो बढ़ रहे हैं। जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ये फर्स्ट शेल हो गया, ये सेकंड शेल हो गया, थर्ड शेल हो गया। तो जैसे शेल बढ़ेंगे तो साइज तो देखो बड़ा ही होगा, ज़्यादा दूर जाएगा इलेक्ट्रॉन जो है। तो दैट्स वाई जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है। तो पीरियड में जब जाते हैं, देखो पीरियड में जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये पीरियड में हम जा रहे हैं बेटा। पीरियड में जब जाओगे तो साइज छोटा होगा। क्यों छोटा होगा? क्योंकि जो जेड इफेक्टिव है वो बढ़ता है। जेड इफेक्टिव का मतलब होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता है। वो आप निकाल के देख लेना। जैसे मैं एक का निकाल देता हूँ, लिथियम का 3 होता है ना एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो इसका जेड इफेक्टिव निकालना है। जेड इफेक्टिव कैसे निकालेंगे? 1s2, 2s1 होगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हम ये निकालेंगे, सिग्मा निकालेंगे। सिग्मा कैसे निकलता है? मतलब इस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए। अब इस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है तो एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पे, ठीक है। तो इसके n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इंटू कितना कर देंगे? 0.35। तो इसका आ गया 0.70 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो आप सिग्मा निकालो, ये आ गया 3 माइनस 0.70, क्योंकि जो इसका z की वैल्यू है वो 3 है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे z इफेक्टिव आएगा। z इफेक्टिव किसके इक्वल आ गया? देखो 3 माइनस सिग्मा, तो 3 माइनस 0.70 कितना आ गया? 2.3 आ गया यहाँ पे। और अगर आप बेरिलियम का निकालते हो बेटा, बेरिलियम का कितना होता है? 4। इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2, ठीक है। तो इसकी जो सिग्मा की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? देखो 4th इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है हमने, तो उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 1 बचेगा। तो 1 इंटू 0.35 प्लस इसके पीछे कितने? 2, तो 2 इंटू 0.85, ठीक है। तो ये तो हो गया 0.35, ठीक है। और यहाँ पे आ गया 1.70। तो अप्रॉक्स 2.05 जो है आंसर है, सिग्मा की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से आप जेड इफेक्टिव निकालो बेटा, वो आएगा यहाँ पे आ गया 4 माइनस 2.05। तो अगर आप 4 में से माइनस 2.05 करोगे तो इसका आंसर आएगा बेटा 1 कितना आ गया? 95, ये आएगा 1.95, ठीक है। तो इसकी जेड इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1.95 आ गई। यहाँ पे आपको ध्यान से देख लो इसको, ठीक है। दिस इज द आंसर। थैंक यू।